लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये है कि एक इनपुट है, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब बोलते हैं जब उसका ओरिजिन क्या हो, फिक्स्ड हो, और जो लाइन इज़ इवनली स्पेस्ड, कि ये लाइन पैरेलल हो आपस में। ठीक है, नॉट कर्ली, पैरेलल हो, बेसिकली दो कंडीशन सेटिस्फाई करता तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जो इसमें यूनिट वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर मान लो, ये एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में तो के कैप हो जाता। तो ये जस्ट स्केल्ड है, मतलब कि ये यूनिट वेक्टर के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब वो 2 यूनिट आगे खिसक गया, 3 हो रहा है इसके आगे, तो इसका मतलब वो 3 तक खिसक गया, तो दैट इज़ स्केल्ड। मतलब कि स्केल का मतलब ये कि पहले यूनिट ये थी, 2 कर दी, इसका मतलब दोनों यूनिट हो गई। यूनिट दिखा रहा है कि 3 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे उसके बाद है, अब ये लीनियरली डिपेंडेंट ऐसे है कि जैसे 2 1 है, अब इसी का ट्रांसफॉर्म वर्जन ये है -2 1। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब इसका जो एरिया है वो बेसिकली 0 हो गया ना। ठीक है, देख लो 90 डिग्री रोटेशन। 90 डिग्री रोटेशन होता है कि आई जे हो जाए और जे आई हो जाए। ठीक है, उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी इस टाइप की बनती है, 0 1 -1 0। और जब शेयर होता है, मतलब इसका मतलब शेयर का मतलब है कि तुम 45 डिग्री, तो उस केस में 1 0 1 1 बनती है। जितनी भी कंपोजिशन होती है ना, हमेशा उसको राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। जैसे एफ जी एक्स है तो पहले जी एक्स पढ़ेंगे फिर एफ एक्स पढ़ेंगे। ऐसे अगर ये लिखा है तो राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे हमेशा। सबसे पहले इसका ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रोटेशन, और इसका मतलब क्या है, शेयर हो रहा है बाद में। हमेशा राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसे कि मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या आएगा, तो इसको ऐसे मानो कि ये पूरा आई हैट है। ठीक है, और ये पूरा जे हैट है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब आई हैट को इससे ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है, और जे कहाँ ट्रांसफॉर्म होगा मेरा, तो आई का ट्रांसफॉर्मेशन लिया सबसे पहले। आई का ट्रांसफॉर्मेशन पहले ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों को ऐड कर दिया, फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ऐसे फिर जे हेड का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सेम वे में सेम आ जाएगा, तो इसी को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। डिटर्मिनेंट पे तो m1 m2 बराबर डिटर्मिनेंट m और डिटर्मिनेंट m2 बराबर होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। डिटर्मिनेंट होता है बेसिकली वो स्केल्ड एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ एरिया की तरह स्केल्ड हो गया। डिटर्मिनेंट ए 2 या इसका मतलब जो एरिया है उसका वो इतना स्केल्ड हुआ है, 2 उसे स्केल्ड हो गया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का एरिया। एरिया मतलब 0.5 या हाफ आ जाता है, इसका मतलब शेयर हो रहा है एरिया, मतलब इस टाइप से 45 डिग्री। आई और जे हैट एक लीनियर फॉर्म में जाते हैं तो एरिया क्या होता है, 0। इसी को बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। एरिया नेगेटिव है, इसका मतलब फ्लिपिंग स्पेस है, आई जे हो गया, जे हो गया, मतलब रोटेशन हो रहा है। इसको ऐसे बोल सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस इज इन्वर्टेड हो। 3D का है वो वॉल्यूम में डील करता है, 2D है 2 डायमेंशन है तो एरिया में डील करेगा। अगर वॉल्यूम 0 हो गया इसका मतलब सारे लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये तो 2 स्पेस में हो गया। जब बात 3 स्पेस की होती है तो इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं पैरेललोपाइड। अगर ये लाइन ऐसे होती है, कोई भी कर्व लाइन मतलब ऐसे, तो ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पैरेललोपाइड। जब बहुत बार पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, पर यहाँ पे ये कि एक वेक्टर है, इनपुट वेक्टर है, इसका हमने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें क्या आउटपुट वेक्टर मिलता है, उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए एक्स वी। और मुझे अगर ये वेक्टर निकाला तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको पलट दिया जाए और आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सेम वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, बता रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो इनपुट वेक्टर है वो कौन सी जगह पे लैंड होगा। तो यही है ना कि
दिस वेक्टर आफ्टर अप्लाइंग ए ट्रांसफॉर्मेशन इस आउटपुट पर लैंड हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट वालों 0 हो रहा है नहीं, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है तभी जाके वो इन्वर्स होगा। और इन्वर्स का मतलब क्या है कि आई जे हो गया है मेरा, ये 90 डिग्री रोटेशन होता है। इन्वर्स का मतलब ये रखा है ए इन्वर्स ए। ऐसी चीज़ों को हमेशा याद रखो, रीड हमेशा राइट टू लेफ्ट, ए इन्वर्स। ट्रांसफॉर्मेशन करने से कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है उसके मतलब, तो वो क्या है, आइडेंटिटी है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आ रहा है उसमें, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इन 2D क्या होता है, लाइन का पॉइंट में होगा, उस केस में एरिया 0। 3D प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन तो प्लेन में कन्वर्ट होता है लाइन में, उस केस में वॉल्यूम 0 है। अगर लाइन का लाइन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तब तो 0 हो ही नहीं सकता डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अगर प्लेन से प्लेन में ट्रांसफर होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती। लेकिन अगर उससे कम डायमेंशन पे चला गया, जो डायमेंशन उसका एक्चुअल है उससे कम डायमेंशन पे चला गया, तो फिर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ये सवाल हो जैसे ईश्वर है, परमात्मा है, और कोई मनुष्य परमात्मा के लेवल पे आ जाए तो ही वो परमात्मा हो सकता है, अदरवाइज़ वो शून्य है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे कि सागर है, वो सागर ही है, बूंद तो नहीं है, पर बूंद सागर हो जाए तो वो सागर है। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रही है तो 1 डायमेंशनल है और उसकी रैंक क्या होगी 1। तो बेसिकली रैंक हमें दिखा रहा है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसकी डायमेंशन क्या है। अगर सही भाषा में समझाऊँ तो रैंक यही है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट की डायमेंशन रैंक होती है। और इसको हम बोल सकते हैं रैंक को नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, है ना, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, या फिर इसको बोल सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। रैंक यही है ना कि अंत में हमने रिजल्ट कितने डायमेंशन का प्राप्त करा है। अगर 2 डायमेंशन है तो रैंक 2 होगी। ठीक है, तो इसको नंबर ऑफ डायमेंशन इन आउटपुट, कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, स्पैन ऑफ कॉलम्स बोल लो, कॉलम स्पेस जो भी बोलना है बोल लो, इसी को रैंक बोल रहे हैं। रैंक इज नंबर ऑफ डायमेंशन इन द कॉलम स्पेस। 0 और 0 ऑलवेज रहता है कॉलम स्पेस में, रहता ही है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, 0 वेक्टर क्या रहता है, 0 वेक्टर ये है कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो 0 पे लैंड हो गए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे 0 वेक्टर पे है। दिस जो सेट है दैट लैंड ऑन द ऑरिजिन इज कॉल्ड नल स्पेस। क्योंकि जैसे 3D है वो 2D में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जिसकी रैंक क्या होगी, रैंक है 2, इसकी डायमेंशन क्या है 3, तो जो बच गया वो क्या हो रहा है, नल स्पेस। ठीक है, स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ मैट्रिक्स। कर्नल ऑफ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो तुम अब कॉलम स्पेस में से लिए जाएंगे, तो आउटपुट क्या देते हैं 0, मतलब कहाँ लैंड होंगे वो 0 वेक्टर पे पहुँच जाएंगे। वेक्टर पे पहुँच जाना यानी कि कोई महत्व नहीं निकला, उसकी ज़िंदगी का बर्बाद हो गई है। हाँ, ये x बराबर 0 वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक x है वो ऐसा इनपुट वेक्टर है कि जो a से ट्रांसफॉर्म होने के बाद ओरिजिन पे लैंड हो गया है। अभी तक हमने सागर से बूंद का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बूंद से सागर का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहले समझो कि कॉलम स्पेस क्या होता है। कॉलम स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिस। बेसिस क्या है कि नंबर ऑफ डायमेंशन इन इनपुट स्पेस, कि भाई इनपुट में तुम्हारा कितना डायमेंशन है। ठीक है, वही तुम्हारा क्या है, कॉलम स्पेस, नंबर ऑफ कॉलम्स समझ आ गया। अब जैसे 3x2 है, नंबर कॉलम क्या है 2, तो 2 बेसिस है, बेसिस की डायमेंशन क्या है 2, कॉलम स्पेस कितना है 2,
समझ आ गया। डायमेंशन इन इनपुट स्पेस इज 2। अगर 2 बेसिस लैंड ऑन द 3D, उल्टा पढ़ते हैं हमेशा, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट चला हुआ, हमेशा राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। क्रॉस 3 लिखा होता तो इसका मतलब है जो 3 इनपुट वेक्टर है वो 2 आउटपुट वेक्टर पे लैंड हो रहे हैं। बेसिस कितना होता है 3। तो बेसिस क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ इनपुट स्पेस। वैसे 1 क्रॉस 2 है, इसका मतलब है कि 2 बेसिस वेक्टर लैंड हो रहे हैं 1 डायमेंशन पे, 3 वेक्टर्स लैंड हो रहे हैं 2 डायमेंशन पे। और इसका रिवर्स भी पढ़ना सीखोगे। इनपुट है, इनपुट पीछे, आउटपुट आगे, क्रॉस में। भाई ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा इनपुट आगे आएगा, आउटपुट बाद में आएगा। जबकि जब हम ऑर्डर लिख रहे तो ऑर्डर में हम ऑर्डर हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट ऑर्डर होगा। मतलब जब राइट टू लेफ्ट ऑर्डर, इसका मतलब कि इन जो पीछे वाला है वो क्या है, इनपुट, और आगे वाला क्या है, आउटपुट। बढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट ड्यूअलिटी। ठीक है, ड्यूअल नेचर मतलब तुम्हारा बूंद का नेचर भी हो, सागर का नेचर भी हो। अब मेरे पास 2 वेक्टर है, 2 बी एंड यू वेक्टर। ठीक है, अब उसका ड्यूअल नेचर कब शो होगा, एक तो उसका खुद का नेचर हो और दूसरों का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन दोनों का जो मिला जुला संयोग है वही तो क्या होगा, ड्यूअलिटी, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके मूल पे वो प्रभाव पड़ना चाहिए, तभी उस प्रभाव को मानते हैं। यानी कि पासिस थ्रू ओरिजिन, डब्लू ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है, और प्रोजेक्शन उसका, ये जो डब्लू वेक्टर है, हम क्या निकाल रहे हैं कि डब्लू का प्रभाव वी पे, डब्लू ऑन वी, वी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो डब्लू की परछाई वी पे पड़ रही है। ठीक है, डब्लू जो भी उसका प्रभाव पड़ेगा वो किस, उसका जो प्रभाव है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जो वी वेक्टर एक्चुअल में है उससे। तो ये इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ये क्या, प्रोजेक्शन ऑफ डब्लू लैंडेड टेल ऑन बी पासिस थ्रू ओरिजिन एंड लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वी एंड लेंथ ऑफ बी, इसी को बोलते हैं ड्यूअलिटी। मतलब इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रभाव और उसकी जो लेंथ है वो कट कर दो, तो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, छाया कहीं और बन रही है, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब उस पर जो प्रभाव है वो नकारात्मक पड़ेगा, वो तुम्हारे साथ मेल नहीं खाएगा। तो समझ आ गया। अगर ऐसे ही कि 2 वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है, 2 एक जैसे लोगे तो पॉजिटिव हो जाता है इफेक्ट, और 2 अगर अपोजिट लोगे तो नेगेटिव हो जाता है प्रभाव। और अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो प्रभाव हो जाएगा 0। ये ऐसे है कि पेंडुलर होने में एक का दूसरे प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, पड़ ही नहीं रहा है तो डॉट 0। ठीक है, पेंडुलर होने का मतलब है कि एक के दूसरे के ऊपर कोई छाया ही नहीं पड़ रही, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। 0 डॉट प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट का मतलब ये ना कि वी डॉट वी का मतलब है कि प्रोजेक्शन ऑफ डब्लू ओवर वी और लेंथ ऑफ वी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ओवर डब्लू, लेंथ ऑफ डब्लू, मतलब सेम है, ऑर्डर का इफेक्ट नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है। अगर एक दोनों में से एक वेक्टर को स्केल्ड कर दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चल इफेक्ट उस पर दोनों पे ही पड़ेगा, दोनों स्केल होंगे। डॉट प्रोडक्ट है वो क्या दिखा रहा है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसको डॉट प्रोडक्ट बता रहा है, सीधा मतलब ये। लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर से नंबर बन जाता है कोई, इसका मतलब है कि 2 डायमेंशन से कोई चीज़ होकर 1 डायमेंशन पे आ गई है, उसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। मल्टीपल डायमेंशन से कोई चीज़ 1 डायमेंशन पे आ गई है, डॉट प्रोडक्ट वही होता है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि एरिया ऑफ तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, कि 2 फैक्टर मेरे पास वी एंड यू है, अब वो दोनों कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस के अंदर, वो क्रॉस प्रोडक्ट है। ऐसे मान लो कि क्रॉस प्रोडक्ट इज सृष्टि, प्रोडक्ट इज प्रकृति, और डॉट प्रोडक्ट इज पुरुष। ठीक है, क्योंकि पुरुष प्रभाव बताएगा और कहाँ कहाँ प्रभाव होगा इसका पूरा एरिया बता रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर
एक वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया भी स्केल्ड होता है बिल्कुल, ठीक है। जिस तरह से पुरुष स्केल्ड हो रहा है उसी तरह से प्रकृति भी स्केल्ड हो रही है। अगर हम दोनों वेक्टर्स को बदल दें तो जो एरिया है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो एरिया नेगेटिव होने का मतलब ही ये है कि उन दोनों व्यक्तियों को बदला गया है। उन दोनों, अगर ए एक्स भी है मतलब एक्स वेक्टर है, इनपुट वेक्टर है, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें फिट हुआ, कुछ आउटपुट मिल गया हमें, ठीक है। अगर मानो कि जो डिटर्मिनेंट है, अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन 0 है तो भाई एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ही दे सकती है। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट में भी फिर 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो इनपुट है वो कहाँ लैंड हो रहा है, हॉरिजन पे। देखो बेसिस क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ वेक्टर इन इनपुट वेक्टर में कितनी डायमेंशन है वही उसका बेसिस है। और अगर वो डायमेंशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस पे छाया और डब्लू का इस पे छाया। और ऑर्थोगोनल के केस में डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम। ट्रांसफॉर्मेशन तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट। आइगन वैल्यू इसका मतलब तो ये है कि स्केल हो रहा है उससे वेक्टर, आउटपुट वेक्टर इतने से स्केल हो रहा है, ठीक है। और आइगन वेक्टर का मतलब ये है कि इस मतलब रिमेन ऑन अ स्पेंड, वेक्टर रिमेन ऑन इट्स स्पेंड, मतलब उसकी इस लाइन पे ही जितने एक वेक्टर है तो इस लाइन पे जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं सबको हम क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर्स है। वो कितना स्केल हो रहा है, जैसे ये एक वेक्टर था फिर यहाँ पहुँच गया, फिर कितना स्केल हुआ 2, तो ये इसका क्या होगा, एक आइगन वैल्यू होगा इसकी, मतलब ये कितना स्केल हो रहा है। और आइगन वेक्टर मतलब कि उसके स्पैन में रहे, वो उस ट्रांसफॉर्मेशन के स्पैन में ही रहेगा तो वो आइगन वेक्टर होगा। वेक्टर रिमेन्स ऑन इट्स स्पैन, मतलब उसका एक फिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी ट्रांसफॉर्मेशन में वही होगा तो वो आइगन वेक्टर है। वेक्टर को अगर आसान भाषा में समझाएं तो कि ऐसे वेक्टर्स जो खाली लीनियरली ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, उसके अलावा ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होंगे वो कहीं भी स्पेस में, कोई भी उनकी पोजीशन हो, और वो जो वेक्टर्स हैं वो हमेशा लीनियरली ट्रांसफॉर्म्ड होंगे तो वो आइगन वेक्टर है। दूसरी चीज़ कि वो किस पोजीशन पे है, तो वो स्केल से अप्लाई, इतना स्केल है तो वो स्केल को ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो जो एक लीनियरली ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं विदाउट स्पेसिंग, ठीक है, और विदाउट स्क्विशिंग, मतलब एक दूसरे को अपोजिट नहीं है, इस बिना मिटे बिना कटे पिटे बस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो आइगन वेक्टर्स हो गए। स्पैन मतलब ये हो गया कि लीनियरली, जैसे हर बोलते हैं यदा यदा धर्मस्य या ग्लानि भवति भारत अनुबुद्धान अधर्मस्य, जो भी है वो वाला थॉट, इसका मतलब ये कि जब जब धर्म के होंगे तब तब भगवान प्रकट होंगे। तो भगवान प्रकट हो रहे हैं तो वो स्पैन क्या हो गया, उसका स्पैन हो गया भगवान के कौन कौन भगवान हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब जैसे बुद्ध हो गया, महावीर है ना, तो ये सब भगवान हो गया, मतलब ये इनका एक स्पैन हो गया, उस स्पैन में ही रहते हैं वो भगवान होता है। अब कितने टाइम पीरियड के बाद वो हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि इतने टाइम पीरियड के बाद हो रहे हैं तो वो स्केल हो गया कि स्केल्ड बाय 2, 3, तो वो तो हो गया आइगन वैल्यू मतलब टाइम, ठीक है। और आइगन वेक्टर्स मतलब कि बुद्ध महावीर वगैरह वगैरह, और स्पैन मतलब वो हो गया कि हाँ ईश्वरीयता स्पैन हो गई ये, हाँ। तो आइगन वेक्टर्स वो लोग हो गए, है ना, और आइगन वैल्यू वो टाइम हो गई, और लीनियरली स्पैन्ड है, मतलब वो अपने स्पैन से बाहर नहीं गई,
है स्पैन में ही, ठीक है। अब इसी को इन टर्म्स ऐसे लिख देते हैं कि जो वी वेक्टर है, अब उसका कुछ भी तुम ट्रांसफॉर्मेशन कर लो वो वी वेक्टर ही आएगा, ठीक है। मतलब वो परमात्मा थे, कुछ भी उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया बने परमात्मा ही, ठीक है। बस उसका स्केल्ड वर्जन है, स्केलिंग में डिफरेंस है, 1 2 3 4 है सभी परमात्मा, ठीक है। समझ सकते हैं कि जो ईश्वर है वो ईश्वर ही बनाएगा, क्योंकि इनपुट ही ईश्वर है तो आउटपुट भी ईश्वर ही आएगा, कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। फ़र्क पड़ता है सिर्फ स्केलिंग का, ठीक है, कि कहाँ पे स्केलिंग हो रही है। कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के लिए -12 वी, तो इसका मतलब ये है -12 का कि हाफ क्या हो गया, आइगन वैल्यू। मतलब ये फुल वेक्टर था, इसका हाफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस हो गया मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, फ्लिप्ड हो गया, आई जे हो गया, जे आई हो गया, मतलब है कि उसके डायरेक्शन के विपरीत। सो रोटेशन मतलब कोई भी में ये होता है कि आइगन वैल्यू 1 रहेगी, एक आइगन वैल्यू, मतलब कि एंगल बाय विच इट रोटेट, मतलब इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन द स्क्विशिंग, सो इट रिमेन सेम थ्रू आउट, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नियरली वेक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे कि a माइनस लैम्डा आई वी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 0 होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। जब डिटर्मिनेंट 0 वो लीनियरली डिपेंडेंट है, अब कोई भी इस तरीके का होगा तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट ही है, सिंगुलर है। जो वी वेक्टर है नॉन ज़ीरो, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किस पे, ज़ीरो डिटर्मिनेंट पे। ज़ीरो डिटर्मिनेंट का मतलब है कि उसकी कुछ तो डायमेंशंस कम होंगी ही आउटपुट में, ठीक है। ज़ीरो वेक्टर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्म ज़ीरो डिटर्मिनेंट में। आइगन वैल्यू निकली मुझे इसको पहली बात तो क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें माइनस लैम्डा घटाते जाओ, माइनस लैम्डा घटाए बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करने पे आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। रूट्स निकालेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 रूट्स है, तो जो मुझे रूट्स मिल रहे हैं उतना ही स्केल्ड होगा, मतलब वही आइगन वैल्यूज़ है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इस आइगन वैल्यूज़। बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए और डी को जोड़ने पे रूट्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, मतलब आइगन वैल्यूज़ का सम ट्रेस के सम के बराबर होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आइगन वैल्यूज़ का जो मीन है वो मीन ऑफ ट्रेस, समझ आ गया। आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, मतलब एरिया के बराबर। तो हाउ मच एरिया इज स्केल लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, मतलब एरिया कितना स्केल हो गया वो हम निकाल सकते हैं। अब एक रिलेशन ये है, जैसे 40 है, 40 को हमने लिख दिया 7 प्लस डी 7 माइनस डी, 40 इज़ अ प्रोडक्ट एंड 7 इज़ अ मीन। मतलब ये ऐसे है कि प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, मीन प्लस समथिंग और मीन माइनस समथिंग, ठीक है, यही होता है प्रोडक्ट। तो इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया कि जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो क्या होता है, मीन स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि ये है डी स्क्वायर एम पी, डी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस पी, ठीक है। अब लैम्डा और लैम्डा टू अगर मुझको डायरेक्ट निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल से, तो मुझको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस पी। एम मतलब मीन एज इट इज़ प्लस माइनस अंडर रूट मीन स्क्वायर माइनस पी। पी इज प्रोडक्ट, मीन प्लस माइनस अंडर रूट मीन स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट। याद रखना कि ये प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट एंड दिस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2। डायगोनल मैट्रिक्स होता है, उसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती है वही आइगन वेक्टर्स होती है, आइगन वैल्यूज़ होगी। आइगन वेक्टर्स लिखा मैंने, आइगन वैल्यूज़ है। हाँ, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हो, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस बना जाएगी। रख लो मीन प्लस माइनस अंडर रूट मीन स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट।
ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो सेपरेट हो जाता है। फिर डिफ्रेंसिएशन हम कहते हैं कि दो फंक्शन है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, तो दोनों में अलग अलग चेंज लिख सकते हैं। तो उसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन में दिया हुआ है ना, तो वो डेरिवेटिव के बराबर है कि हाँ दोनों इक्वल है। एज इट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज अ डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इज सेम। प्रोडक्ट में भी ये है कि डिफ्रेंसिएशन करो फॉर एक्स क्यूब का, तो फॉर स्केल्ड हो रहा है आगे, तो फॉर आगे लिखो, इसका जो चेंज आ रहा है वो लिख दो। ये अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट देखो, अल्टरनेटिव नेम्स व्हेन अप्लाइड फंक्शंस में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर होता है कि जब आर का आर से हो, मतलब कि सेम इनपुट सेम आउटपुट, तो उसको फंक्शंस के टर्म्स में क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स। डॉट प्रोडक्ट है, उसको वहाँ पे क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब वो ये था कि एक के दूसरे के ऊपर छाया, एक का दूसरे में क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर यहाँ पे इनर प्रोडक्ट रहेगा। फंक्शंस में आइगन वेक्टर्स वो होते हैं, ठीक है, जो एक ही जगह ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब कि एक ही स्पैन में ट्रांसफॉर्म होने वाले और वही वेक्टर बना दे। और यहाँ पे इसको बोलते हैं आइगन फंक्शंस, तो जो लीनियर वेक्टर बना दे उसके स्पैन में ही। ऐसे वेक्टर्स जो जीरो डिटर्मिनेंट पे ट्रांसफॉर्म हो जाए, उनके 8 एग्जाम्स होते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, इंपॉर्टेंट है। एक तो एडिशन सारा, फिर एडिशन के बाद एसोसिएटिव, इसमें कोई मुझे रस नहीं है। एक होना चाहिए वहाँ पे जो मेन है, वो होना चाहिए एडिटिव, उसके जैसा कुछ तो होना चाहिए। तो एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एक होता है इनवर्स इन एडिशन, उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, मतलब एक ना एक वो खुद जैसा बनेगा ही। ओके, स्केलर और बी वेक्टर है, ओपन हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन की तरह। यहाँ पे 2 स्केलर है, एक वेक्टर है, दोनों स्केलर से उसका ऑपरेटर कर दो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एज अ डिफ्रेंसिएशन इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, स्केल्ड है, ये कर दिया, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। तो जब भाई वेक्टर इंडिविजुअल आना चाहिए, इंडिविजुअलिटी सब अलग अलग है, उसके अंदर पहले से कोई स्केलर ऐड है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, चाहे से वाई में ऐड कर लो चाहे से जेड में, वो स्केलर नहीं पॉसिबल है। और अगर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, जो 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट ही आ गया, इसका मतलब तो वेक्टर बचा ही नहीं ना, वो तो स्केलर ही हो गया, वो स्केलर हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मॉड एक्स आ गया, मॉड एक्स का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मॉड एक्स का कि डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक अ डिफ्रेंसिएशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ मॉड एक्स इज नॉट पॉसिबल because it contains a sharp point at 0, मतलब 0 does not contain in its domain. 0 is not contained, it means the additive identity not contained, it means it is not a linear transformation. There is also product means a scalar doesn't have linear transformation, again that is mod doesn't have a linear transformation. Question come in a NAT exam, that is there is a scalar, so discard it, this is not linear transformation. And right, this is a mod is not a linear transformation. ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो ये भी linear transformation नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और हमें टी इनवर्स निकालना है बेसिकली। तो कुछ नहीं है, इसका उल्टा कर दो, भाई वाई को ए के बराबर लिख दो, इसको इसके बराबर लिख दो, इनवर्स निकाल दो वैल्यू, और क्या है। चाहिए कि डायमेंशन ऑफ वी बाई एम क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ एम। मेरे 3 वेक्टर दे रखे हैं और मुझे दे रखा है तीनों डिपेंडेंट है, तीनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा, इतना पक्का है, निकाल दो ए की वैल्यू। अब लीनियरली अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट है तभी इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, डिटर्मिनेंट 0 मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है तो 0, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है मतलब कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 एरिया। और अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस,
ठीक है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये कि रैंक हमेशा छोटी होगी ऑर्डर से। जो आउटपुट वेक्टर्स है वो उसमें नल स्पेस आएगा ही आएगा। क्या होती है कि कर्नल ऑफ नल स्पेस यही है कि जिनका जो आउटपुट है वो 0 पर लैंड हो जाए। अगर ये बोले कर्नल की वैल्यू कहाँ से आती है, तो कर्नल की वैल्यू तो डायमेंशन स्पेस से आएगी, कॉलम स्पेस से आती है, एलिमेंट ऑफ द डोमेन में से आएंगे। बस वो ट्रांसफॉर्मेशन आउटपुट 0 दे रहे हैं। या डायमेंशन में भी इसमें नलिटी निकालनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस बना लो, बना ली ट्रांसफॉर्मेशन कि m और n में क्या होता है कि जो भी छोटा होता है रैंक या तो उसके बराबर होगी या उससे छोटी होगी। तो यहाँ पे 3 या 2 है, तो रैंक या तो 2 है या 2 से छोटी है। ठीक है। अब मुझे मेन डायमेंशन होता है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज 3। ठीक है। और यहाँ पे रैंक कितनी है 2। एज वी सॉल्व इट टू कन्वर्ट इट इनटू इचेलन फॉर्म 1 0 1 1 समथिंग। इचेलन फॉर्म बना, रैंक 2 है नॉन, और रैंक क्या है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। ये तो आगे नलिटी आ गई 1। स्टैंडर्ड बेसिस सही है। इनपुट में कितने वेक्टर हैं, R3 है तो ये इनपुट हो गया। R2 2 डायमेंशन, R मतलब एक डायमेंशन है। अगर C और फील्ड है C तो डायमेंशन 1 होगा, सिर्फ एक ही ऐसा है आयोटा। और अगर C स्पेस है, R फील्ड है, अंदर वाला फील्ड बाहर वाला स्पेस, तो डायमेंशन क्या होगी 2, क्योंकि इसमें 1 प्लस आयोटा भी आ जाएगा। ठीक है। स्पेस मतलब पैटर्न, और आर मतलब स्पेस मतलब एक तरह से डायरेक्शन, और आर मतलब कि स्केलर्स कहाँ से आएंगे तुम्हारे, वही फील्ड है। डायमेंशन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इज 1। अब स्पेस है उनका यूनियन करेंगे तो जुड़ेंगे आपस में, जुड़ गया तो यूनियन बराबर है। ये दे रखा हो तो ये मतलब है, ये मतलब है तो ये मतलब है, डायमेंशन दोनों की सेम होगी। और इसको हम इंटरसेक्शन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इंटरसेक्शन ऑफ बोथ स्पेसेस। यू से वी ट्रांसफॉर्मेशन दे दी मुझे, वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कर्नल और टी के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, वही यू से आएंगे, यू कॉलम स्पेस से। देखना कि ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम स्पेस पहले लिखा जाता है। ये रेंज सेट कहाँ से आएगा, रेंज सेट वही वी से आता है। और क्वेश्चन दिया है इसमें ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन V2 से V3 चल रही है, तो मुझे क्या करना है, बेसिकली इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लो। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ 2 0 रोज आ गई, नलिटी क्या गई 0। या तो V दे रखा है, W दे रखा है, मुझे V अपॉन W निकालना है, डायमेंशन 3 - 1 कर दो 2। देखा कि W से सब स्पेस ऑफ R4 स्पैन्ड बाय दैट। स्पैन का मतलब है कि इन स्केलर्स का यूज़ करके हो रहा है, तो ये स्केलर्स का यूज़ करके बना लो, एक A1 और एक B1 लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये टर्म दे रखी हो, इससे साइंस में सेम होंगी लेकिन ऑप्शन मैच कर लेना। विच सेट इज बेसिस। बेसिस क्या होता है बेसिकली, बेसिस तो वही है ना, इनपुट में जितने नॉन ज़ीरो टर्म्स है। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकाल लो जितने सारे, वो बेसिस है। अब वेक्टर स्पेस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ रैंक। रैंक ऑफ अ ज़ीरो मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी 0। ज़ीरो मैट्रिक्स की रैंक 0 होती है। अब एक ये याद रखना है कि नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है पहले ही। ठीक है। नॉन ज़ीरो तो रैंक 0 कैसे आ सकता है, नहीं आएगा। और जो रैंक है वो मिनिमम ऑफ द ऑर्डर, उन दोनों जो मैट्रिक, वो जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर में रोज और कॉलम में से जो भी छोटा है उससे बराबर होंगी या उससे छोटी होंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n, ठीक है, और उसकी जो रैंक है वो n है, उसके ऑर्डर के बराबर इफ़ A इज़ नॉन सिंगुलर, उसकी रैंक n से छोटी जब होगी इसका मतलब वो सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर का सीधे सीधा मतलब ये है
लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन सिंगुलर का मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ज़ीरो नहीं हो रहा, स्वतंत्र है। और हो गया तो रैंक हमेशा n से नंबर ऑफ ऑर्डर से छोटी होगी। ये है कि ट्रांसपोज करने पे रैंक में कोई चेंज नहीं आता। मैट्रिक्स दे रखी है भाई, ए एम क्रॉस के की मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है के क्रॉस एम की, मतलब कि एक का कॉलम दूसरे की रो के बराबर है। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर दोनों मैट्रिक्स का मैं प्रोडक्ट कर दूँ तो 0 से तो बड़ी होगी रैंक, लेकिन वो मिनिमम होगी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में से जिस भी मैट्रिक्स की रैंक छोटी है उसकी या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी। बी सेम ऑर्डर के आ गए, ठीक है, और ए नॉन सिंगुलर है, ए इज नॉन सिंगुलर, राइट। तो रैंक ऑफ जो ए बी है वो रैंक ऑफ बी के बराबर होगी, ऑर्डर सेम है, जबकि रैंक इस ए की तो फुल रैंक आएगी ना, और हमें तो रैंक जो छोटा होता है वो रैंक मानते हैं। तो हो सकती है बी की अगर उसके सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर बी की उससे छोटी हुई रैंक तो हम बी की को ही कंसिडर करेंगे। अब इसका रिवर्स है, अगर यहाँ पर ए की जगह बी नॉन सिंगुलर होता तो रैंक ऑफ ए भी किसके बराबर होती, ऑब्वियसली ए के, मतलब जो नॉन सिंगुलर है, जो भी दोनों में से छोटा है ना उसके बराबर रैंक है। मतलब ए अगर नॉन सिंगुलर है तो हम बी के बराबर रैंक लेंगे, अगर बी नॉन सिंगुलर है तो हम ए के बराबर रैंक लेंगे। मतलब जो भी सिंगुलर होगा ना उसको छोड़ के दूसरे वाले की रैंक के इक्वल होती है ये। और बी दो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, समझ में आ गया मुझे, लेकिन दोनों की रैंक बराबर नहीं होगी। रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बी ए, याद रखना। जो मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की है, उसकी रैंक भी एन हो जाए तो वो तभी हो सकती है जब वो नॉन सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब है कि नंबर ऑफ में रैंक में कोई चेंज नहीं आता, तुम रो में कोई ऑपरेशन लगा रहे हो या कॉलम में कोई ऑपरेशन लगा रहे हो। भाई ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक है उसका जो रैंक है कभी भी 1 नहीं होता। ये तो बहुत अचंभा हो गया, क्यों नहीं होता है तो मेरे को नहीं पता, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक की बात तो है ही कि 1 तो हुआ ही नहीं, हमेशा स्क्वायर है तो 1 क्यों आए। रैंक की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, ये बोल रहे हैं कि अगर रैंक ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 1 तो इसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट 0 नहीं है। अगर कोई फुल रैंक है तो इंडिपेंडेंट है, सीधी सी बात है। फुल रैंक आ रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र ही है वो, और क्या है, पूर्ण तो हमेशा स्वतंत्र ही होता है। नहीं कि फुल रो रैंक है तब भी इंडिपेंडेंट है, फुल कॉलम आ जाए तो भी वो इंडिपेंडेंट है। ए वन बी टू एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका एन है, तो दोनों का सेम है, तो रैंक ऑफ ए बी है वो हमेशा बड़ी आएगी या बराबर आएगी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, ठीक है, रिमेंबर इट, एन इज ऑर्डर हेयर। मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट रैंक बराबर होता है, ऑर्थोगोनल में भी रैंक बराबर होता है, बराबर होगा ए के। ए इनवर्टिबल दे रखा है, पहले ही इसको बता दिया, घोषित कर दिया कि ए तो 0 है ही नहीं, मतलब ए पूर्ण है अपने आप में, ठीक है, और ए भी मिला के 0 हो रहा है तो 0 होगा कौन, बी, समझ आ गया। ऐसे अगर ए अगेन नॉन इन्वर्टिबल है, नॉन इन्वर्टिबल मतलब ए 0 दे दिया तो इसका साफ साफ मतलब कि बी तो 0 नहीं हो सकता। स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट है कि अगर ए को राइट इनवर्स है, लेफ्ट इनवर्स बराबर होगा, रैंक उसकी फुल ऑर्डर होगी और इनवर्स होगा। रैंक फुल ऑर्डर तभी होती है जब उसका इनवर्स पॉसिबल हो, और इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो पूर्ण हो मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर मेरे को पता है कि जो लीनियरली ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं किसी भी स्पेस में, आइगन वेक्टर होते हैं जिसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, भाई 0 तो 0 पे स्केल होगा तो 0 तो होगा ही आइगन वैल्यू में। आइगन वैल्यू ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज आइगन वैल्यू होती है। अगर कोई नॉन सिंगुलर
है, नॉन सिंगुलर मतलब पूर्ण। तो भाई पूर्ण में जो भी चेंजेस आएंगे तो वो चेंज आते जाते हैं। जैसे कि लैम्डा है का अगर आइगन ए से स्केल्ड हो रहा है तो लैम्डा इनवर्स आइगन वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स की। सेम चलती है पावर्स, कंडीशन बस एक ही है, वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। मेरे पास दो मैट्रिक्स है, एक ए और पी है, और पी नॉन सिंगुलर है, मतलब पी पूर्ण है। तो ए की जो भी आइगन वैल्यूज़ है वो अगर पी से परमात्मा भी आसपास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है पी इनवर्स की, सेम आइगन वैल्यू देगा। अगर कभी एग्जाम में इसकी आइगन वैल्यू पूछ ले तुमसे तो वो ए की आइगन वैल्यू के बराबर ही होगी, कब, जब पी क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। परमात्मा है इसलिए तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो लीनियरली डिपेंडेंट मतलब आश्रित, आश्रित हो तो ज़ीरो हो जाओगे, कुछ नहीं हो सकता, शून्य रहोगे। और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो जाओगे तो पूर्ण हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे दे रखा कि हर एक लैम्डा के साथ आइगन वेक्टर के साथ उसकी अपनी एक आइगन वैल्यू है, एसोसिएटेड है, अलग अलग है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, रियल। ठीक है, और इसकी सिमेट्रिक की आइगन वैल्यू तो ज़ीरो होगी या फिर प्योरली इमेजनरी, इसलिए बोलते हैं कि इसकी सिमेट्रिक की आइगन वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है, और ये हर्मिशियन में भी यही चलता है। ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू यूनिट मॉड्यूलस होती है। इसमें यह है कि अगर किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, अनलेस वो ज़ीरो ना हो, अगर एक आइगन वैल्यू लैम्डा है तो दूसरी आइगन वैल्यू क्योंकि 1/λ इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्सेस। अगर यहाँ पे कि एस रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है एस की, ठीक है, तो 1 - λ 1 + λ इज ऑल्सो आइगन वैल्यू ऑफ दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। एंड सम टाइम इट्स इक्वल टू 1 पॉसिबल है। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हेयर। आइगन वैल्यू तो लैम्डा एन इज ऑल्सो आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर m, राइट। अगर m ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 आ रही है, डिटर्मिनेंट पे बहुत डिपेंड करता है, तो -1 इसकी एक क्या होगी, आइगन वैल्यू। ओके, और वैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए पता था कि अगर एक आइगन वैल्यू लैम्डा है तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी, 1/λ। इफ़ 2 और मोर आइगन वैल्यूज आर इक्वल, सो it may or may not possible to get a linearly independent eigenvalues. We cannot say. डिफरेंट होनी चाहिए, सेम आ रही है तो हम कह नहीं सकते कि सेम है या अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा हो जाए कि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल हो जाए, इन्वर्टिबल का मतलब पूर्ण हो गया, और जैसे पूर्ण हो गया तो और उनका ऑर्डर भी सेम आएगा, तो ए बी और बी की सेम आइगन वैल्यूज होगी, तो अंतर नहीं पड़ेगा उससे। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल एंड आइगन वैल्यूज ऑफ द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर। ऑफ सब स्पेस में यह है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो सब स्पेस, बट यूनियन सब स्पेस नहीं हो सकता, एक दूसरे के अंदर कंटेन होना ही चाहिए। स्पेस दूसरे के अंदर कंटेन होगा तभी जाके सबसे सब स्पेस बनेगा। अगर U एंड W दोनों ही सब स्पेस है तो U + W इज ऑल्सो सब स्पेस ऑफ B, और U + W सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा इसका, मतलब जो भी सब स्पेस होगा उससे बड़ा ही बनेगा, कंटेनिंग U एंड V, यही लिखा है यहाँ पे। सब स्पेस U + W इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग द सब स्पेस U एंड W। ऐसे है कि भैया एक आश्रित है, ठीक है, अब एक आश्रित दूसरे आश्रित के पास जा रहा है, सुपर सेट बना रहा है, तो दो आश्रित मिलके भी तो आश्रित ही होंगे ना, तो यानी कि वो जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट ही रहेगा फिर भी। समझ में आ गया? देखिए डिपेंडेंट में कुछ भी ऐड करो डिपेंडेंट ही रहेगा, और अगर डिपेंडेंट से कुछ कम करोगे तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है फिर भी। ठीक है, वो लोग आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, एक फैमिली में सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर उस फैमिली में से हर एक मेंबर अलग कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो उसका जो सबसेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दोनों चीज़ें याद रख लो,
समझ में आया? हमेशा सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब नल मतलब कि ऐसे व्यक्ति है जहाँ पे जो किसी काम के नहीं है वो तो डिपेंडेंट ही है। जीरो वेक्टर है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, पूर्ण है। सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे अल्फा 1 अल्फा 2 और ये सारे वेक्टर्स क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो उनमें क्या होगा कि एक वेक्टर ऐसा होगा जो सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। मतलब कि एक व्यक्ति तो ऐसा होगा कि सब मिलके उसको सहारा दे रहे हैं तभी तो वो डिपेंडेंट है। मतलब बहुत और ठीक है, तभी तो हम बोलते कि अगर इसमें से भी एक सुपर सेट निकाल लें हम तो वो क्या सुपर सेट कर देंगे एल का, तो एल का सुपर सेट यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट, और उसमें से अगर छोटा निकालेंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक आश्रित को हम स्वतंत्र के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी है कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं वो किसी एक वेक्टर के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो लीनियर डिपेंडेंट है। इसके प्रॉपर जनरेटर है लीनियरली इंडिपेंडेंट जनरेटर्स। तो इसका कोई भी ऐसा सबसेट नहीं बन सकता इसमें से जो जनरेट कर दे स्पैन को। भाई भगवान ही भगवान को जनरेट कर सकता है, अपूर्ण होगा वो पूर्ण को कैसे जनरेट कर देगा? जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इनफाइनाइट सेट हो गया ये, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन उसका कोई भी फाइनाइट सेट लेते हो वही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है। मतलब भगवान भाई थोड़े बहुत को भगवान बनाएगा, सभी भगवान बन जाएंगे तो फिर बनाएगा क्या? तो बच्चा कुछ क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। समझ में आ गया? तो इनफाइनाइट सेट है कोई एल आई का, तो इफ़ एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट अदरवाइज एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। किसी भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के लिए एक बेसिस होता ही है। बेसिस मतलब ये है कि इनपुट कितना दिया जा रहा है। बेसिस वो ये नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कंटेन इन बी। यानी वी कोई वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन उसकी n है। डायमेंशन n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम स्पेस। देन एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n वेक्टर्स, मतलब जितने उसकी डायमेंशन है वही उसका बेसिस है। और इनपुट में तुम जितना भी वेक्टर दे रहे हो वही उसका बेसिस होगा, क्योंकि जो इनपुट दे रहा है वो देने वाला कौन है? ईश्वर, और वो ज़ीरो नहीं हो सकता, वो तो पूर्ण है। तो इसीलिए वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। समझ आ गया? उसी को बेसिस बोलते हैं। डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि एक ऐसा सेट वेक्टर्स का जो पूरे स्पेस को जनरेट करते हैं वो बेसिस है। ये क्योंकि पूर्ण ही पूर्ण को जनरेट कर सकता है। ठीक है, शून्य आ गया उसमें तो वो पूर्ण को जनरेट नहीं कर सकता, फिर शून्य तो शून्य को जनरेट करेगा। ये कोई बेसिस दे रखा है मुझे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक वेक्टर स्पेस का बेसिस है। मतलब हम ये वो ठीक है। देन डायमेंशन बता रही है कि हाँ इतना बेसिस है, n बेस मतलब n एलिमेंट्स है, और बेसिस एक्जैक्टली वो वेक्टर्स ही है जो पूरे उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये हो गया कि कोई अलग वेक्टर है जो वेक्टर स्पेस में प्रेजेंट है b, तो उसको हम उसके फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। It can be expressed as a linear combination of these bases one and only one way। मतलब एक तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन जो बेसिस है वो पूर्ण है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्पेस क्या होता है? जैसे कि बूंद है सागर में, तो बूंद के अंदर भी कोई ना सागर के अंदर है। ठीक है, सब स्पेस है। अब उस सब स्पेस की जो डायमेंशन है वो वेक्टर स्पेस के बराबर भी हो सकती है, वेक्टर स्पेस से छोटी भी हो सकती है, और वेक्टर स्पेस से ये कि बड़ी हो जाएगी। भाई बूंद कैसे सागर से बड़ी हो सकती है? भी टू वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, तो सब स्पेसेस आपस में ऐड करके, एडिशन मतलब यहाँ पे यूनियन ही है, और यूनियन को ऐसे यूनियन ही ट्रीट करो। यू एंड वी क्या है? वेक्टर स्पेस के सब स्पेस है, और दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, मतलब दोनों में
कुछ भी कॉमन नहीं है, और जो बेसिस ऑफ यू इज़ दैट, मतलब एंड बेसिस ऑफ दिस आर दैट, ठीक है। तो u प्लस वी के जो बेसिस होगा वो उन दोनों का एडिशन हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो, फाई, मतलब नल। फंक्शन ऑफ u अपॉन w ये होता है, अभी लॉग की तरह काम करते हैं आपस में इसके डायमेंशंस। डिवाइडेशन में तो माइनस में जाएंगी। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायमेंशन डायरेक्ट कर लो ऑर्डर से n+1/2। इसकी सिमेट्रिक है, डायमेंशन निकालनी है n(n-1/2), ठीक है। अगर W सब स्पेस है, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशन स्पेस V का, देन W का जो डायमेंशन है वो हमेशा V से छोटा आएगा और आएगा। अगर किसी का वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n है, और n मतलब जितने भी Li सेट थे, Li सेट कितने हो गए, n, ठीक है। तो अगर मेरे को n+1 वेक्टर चाहिए तो वो क्या होंगे, LD। समझ आ गया। डायमेंशन है उतना ही स्वतंत्र होगा, जितना डायमेंशन है उतनी स्वतंत्रता। और अगर उससे ज़्यादा वेक्टर्स यूज़ कर रहे हो, उससे ज़्यादा डायमेंशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो किसी और के कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, आश्रित। कि सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाए तो वो तभी पॉसिबल है जब बूंद ही सागर हो, यानी कि सब स्पेस ही क्या हो, वेक्टर स्पेस। लीनियर मैपिंग क्या है भाई? लीनियर मैपिंग मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक लाइन पे आके रुक रहा है, मतलब उसके अंदर डायमेंशंस बड़े डायमेंशन से छोटे डायमेंशन पे आ रही है, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होगा, 0, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई नल स्पेस होगा ही होगा, मतलब कर्नल इज अ नल सब स्पेस ऑफ V, ये फिक्स्ड है। लीनियर मैपिंग में कर्नल सब स्पेस होगा ही होगा। समझ आ गया। कर्नल ऑफ T नल वेक्टर हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव, और इंजेक्टिव है तो कर्नल ऑफ T नल वेक्टर होगा, तो तभी होगी जब कर्नल T सब स्पेस होगा V का। T इनपुट का एक सब स्पेस है तो लीनियर मैपिंग है। अब उसमें अगर कर्नल है वो मान लो फाई आ रहा है तो 1 1 होगा। 1 1 कैसे कि जितने भी Li जो हमारे इनपुट में जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है, जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है इनपुट में, उसका आउटपुट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट आए, ठीक है। मतलब जितने भी पूर्ण है इनपुट में, आउटपुट में भी उतने ही पूर्ण निकल के आ जाए तो वो 1 1 हो गया, ठीक है। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह से लेते हैं, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी सब स्पेस होती है। किसका सब स्पेस है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, W का, ये क्योंकि इमेज मतलब आउटपुट। देखो V ट्रांसफॉर्मेशन V से W जा रहा है, मुझे चाहिए V के डायमेंशन कि V में कितने एलिमेंट है, एक तो नंबर ऑफ Li's है प्लस कर्नल, यही है डायमेंशन ऑफ कर्नल प्लस डायमेंशन ऑफ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब डायरेक्ट मतलब यही है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, इसका मतलब है रैंक। तो ये आ गया ना, नलिटी बराबर प्लस रैंक बराबर डायमेंशन V। डायमेंशन V का डायरेक्ट मतलब ये डोमेन इनपुट, ठीक है। हो जाए कि इनपुट और आउटपुट दोनों के डायमेंशन सेम हो जाए तो उसको इस पर T हो जाएगा 1 1 भी हो जाएगा और T ऑन टू भी हो जाएगा। देन अगर T 1 1 है तो वो ऑन टू होगा, अगर ऑन टू है तो 1 1 होगा। ट्रांसफॉर्मेशन अगर यूनिक है, ये यहाँ पे है कि V एंड W दोनों सब स्पेस है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक इनपुट से दूसरे आउटपुट में, ठीक है। तो अगर ये मान लो इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का यूनिवर्स हमेशा तो यूनिक होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 हो गई, 1 1 1 मतलब बाइसेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइसेक्शन दिखानी तो उसको इन्वर्टिबल प्रूफ कर दो, एक ही बात है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लीनियर होगा। डायमेंशन
n है, w का डायमेंशन m है, तो डायमेंशन ऑफ द लीनियर स्पेस वी एम को जो जनरेट करते उसकी डायमेंशन क्या होगी mn। सो मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा है ये। टी कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर का डायरेक्ट मतलब ये होता है कि 1 1 है। समझ में आया? मतलब सेम का सेम से कर रहे हैं, सेम इनपुट है सेम आउटपुट है। मतलब ये अपने आप में पूर्ण लीनियर ऑपरेटर मतलब पूर्ण पूर्ण मान लो। पूर्ण है तो 1 1 2 होगा। इन्वर्स होगा मतलब नॉन सिंगुलर है मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट है। 1 1 है ऑन 2 है। एंड टी मेक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वी अनदर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। एक लीनियर इंडिपेंडेंट का दूसरे लीनियर इंडिपेंडेंट में रैंक फुल हो जाएगी। एंड टी में एज अ बेसिस टू अनदर बेसिस की एक बेसिस से दूसरे बेसिस पे जा रहा है। सब इक्विवेलेंट है आपस में। दो ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें T1 T2 0 होता है और T1 भी 0 ही होगा। जब भी फिर वो नल स्पेस ही बनाएगा। एस दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इन्वर्टिबल है। अगर टी इनवर्स इन्वर्टिबल है तो टी इनवर्स का इन्वर्स टी ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा और टी एस का इन्वर्टिबल होगा वो टी एस इनवर्स टी इनवर्स हो जाएगा। फील्ड का मतलब कुछ नहीं होता, जहाँ से स्केलर सारे हैं तुम्हारे वही फील्ड है। समझाऊँ तो फील्ड एफ है मतलब क्षेत्र, ठीक है। माया प्रकृति फील्ड हो सकती है पर पुरुष स्पेस है। मतलब जो परमात्मा है वो स्पेस है और हमारे जितने भी कर्म है वो सब फील्ड है क्योंकि हम ही से आ रहे हैं। तो फील्ड हो गया, क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। वेक्टर स्पेस राइट टू लेफ्ट खुलता है हमेशा। एस इनवर्स टी इनवर्स। इनसफिशिएंट कंडीशन ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड वी। टी ऑन अ वी वेक्टर स्पेस वी ओवर अ फील्ड एफ इज। जब एस का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आइडेंटिटी आ जाए क्या बोलेंगे इन्वर्टिबल। ट्रांसफॉर्मेशन है यू से लेके बी तक। मुझे पता है कॉलम स्पेस क्या है मेरा यू, तो इसकी इस हमेशा रैंक इसकी बड़ी होगी यू वाले की और एस की रैंक छोटी होगी। तो मैंने बताया कि मेरे को एस टी और एस दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक निकालनी है ना, तो विच इज़ लेस दैन इक्वल टू एस की रैंक के, या तो इससे छोटी होगी एस के बराबर होगी। अब तुम सोचो यहाँ पे टी क्यों नहीं लिया, तो टी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मुझे बताया कि जो टी है उसकी डायमेंशन बड़ी होगी ऑलवेज वी से। कि रैंक ऑफ एस टी इक्वल टू टी एस, तो रैंक ऑफ एस के बराबर ही होगा जब टी इज़ नॉन सिंगुलर। मैंने पहले ही बताया था कि अगर टी नॉन सिंगुलर है इसका मतलब ये तो फुल डायमेंशन के साथ होगा और हमें छोटा लेना है तो इसलिए डायमेंशन एस के बराबर होगी। टी एंड यू इनफाइनाइट कोई फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है जहाँ पे जो रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू टी है, तो हमेशा इसका कर्नल फाई होगा और इसका इमेज सेट भी 0 होगा, मतलब रैंक भी 0 होगी।